फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो वो मैं कराऊंगी आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो कब हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 1774 में। और डिटेल थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि डिटेल से क्या होता है कि हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम गलतियां नहीं करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को, ठीक है, किस ढांचे को? व्यापारिक ढांचे को, मेन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कार्यों को योग्य बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। तो ये क्या उद्देश्य थे? ये सारे उद्देश्य थे। और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया था। रेगुलेटरी एक्ट कब पास हुआ था? वो हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक है, और 1774 में इसे लागू किया गया था। तो इतना सा अंतर है इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास कब किया गया था? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसे सब पास किया गया था जो है 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया था। लागू कब हुआ था? 1774 में। और इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 के में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 या चार्टर अधिनियम 1853 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान अधिनियम 1950? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ये, रेगुलेटिंग अधिनियम जो 1773 का था उसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई। ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले तो 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नेट के उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था, 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, सिर्फ 4 थे, की व्यवस्था की गई है। और इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय, देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय, धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में कार्य करना था। और यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश एवं चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, यानी सब अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, एलिजा हम्पे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, 1786 का एक्ट। ठीक है, 1786 में क्या हुआ था? एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया था ताकि कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए, इसलिए रखा गया था। और वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था, यानी मुख्य सेनापति की भी और गवर्नर जनरल की भी। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया कार्नवालिस। ठीक है, कौन, किसके समय की बात है? कार्नवालिस को। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को उसकी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1786 का एक्ट के द्वारा। ठीक है, वही क्वेश्चन है लेकिन उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया?
6 क्वेश्चन का राइट आंसर 1813 में। ठीक है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको 1813 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और डिटेल देख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और यद्यपि उसके चीन के व्यापार और चाय के जो चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार था वो चलता रहा। ठीक है, चीन के साथ चाय का व्यापार जो था उसका एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? फर्स्ट पॉइंट है, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। सेकेंड है बी, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। थर्ड है सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। और डी है, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। रेल तंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, ये बाद में किया गया था। तो 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, भारतीयों के लिए, जो भारतीय थे उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। और चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया गया। और इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चलिए, 8 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ठीक है, क्या पूछा था, कौन सा एक नहीं था? तो हमारा ए ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। बी है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारतीय गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। सी ऑप्शन है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। या डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो हमारा 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ठीक है, डिटेल देखिए। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, 1833 के द्वारा सभी जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे, वाणिज्यिक अधिकार जो थे, तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, यानी व्यापारिक जो कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए, लेकिन उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल, अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब क्या हो गया, इस एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा पूरे संपूर्ण भारत का वह गवर्नर जनरल बन गया। यानी वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था 1833 के अधिनियम के द्वारा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर परिषद में एक कानून सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। ठीक है, और सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को विधि परिषद उसके रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया गया था कानून के रूप में। चलिए, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? एचिसन आयोग द्वारा, हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, या लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा? हमारा राइट आंसर है 9 क्वेश्चन का सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। और डिटेल देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भागीदारी जो है भारतीयों की बढ़ानी चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। ये जो सिविल सेवा परीक्षा थी पहले इंग्लैंड में होती थी सिर्फ, फिर बाद में इसे कहा गया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के लिए 1/3 पद भारतीयों के लिए भी आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो संस्तुति के आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। ठीक है, कब से आयोजित की जाने लगी? 1922 से।
और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। और एशियन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, एशियन आयोग ने क्या कहा था कि एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए 1887 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी 1853 में। ठीक है, कब स्वीकार किया गया था नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके सदस्य पदाधिकारियों का वेतन स्वीकार सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन क्या करेगी, वो कंपनी देगी। और जो डायरेक्टर थे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन और पीसीएस में भी आया हुआ था क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। डायरेक्टरों की संख्या जो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, तो ये 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, इसमें प्रावधान था। और नियुक्तियां 4 प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, इसमें किसी प्रकार की का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये है नियुक्तियां और ये है प्रतियोगी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? 11th क्वेश्चन है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का सी, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। तो कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया था इस चार्टर एक्ट के द्वारा। और भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें कितने सदस्य थे, 12 सदस्य होते थे। ठीक है, मेन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 1922 में। ठीक है, एक साथ सहमत हुई थी। और डिटेल देखते हैं, वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी। और पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। और 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1926 में। ठीक है, 1926 में। और 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया था 1937 से। ठीक है, और 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग जो पीएससी था, उसका नाम पहले पीएससी और उसका नाम बदल कर क्या हो गया, यूपीएससी। जो आईएएस की परीक्षा होती है तो यूपीएससी कर दिया गया। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कुछ आप क्वेश्चन का कुछ पता नहीं है, टीजीटी की परीक्षा में आपने देखा ही होगा, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो यूपीएससी था, यूपीएससी का नाम पहले। ठीक है, यू की जगह यप। चलिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और कूट सही उत्तर का चयन करना है कूट द्वारा हमें। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो हमारा 13 क्वेश्चन है और हमारा मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का इंडिया एक्ट जो है भारतीय नियम जो था पिट का इंडिया एक्ट 1784। और बी का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773 और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये है इससे हो जाएगा, मिल जाएगा ये चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये 4th चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा।
ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार चाहे आप इसमें भी समझ देख लीजिएगा। अब इस तरीके से है इसमें समझ कि कंपनी के वाणिज्यिक विषय को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था इसके, और पिट्स का इंडिया अधिनियम के द्वारा, ठीक है, ये कर दिया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 और ईसाई मिशनरी में प्रवेश 1813 और कानून के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किए चार्टर अधिनियम 1833। 14 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट। भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम को सूची सेकंड प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची निर्देश कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा 14 क्वेश्चन है, तो भारत के उपनिवेशीय और सरकार के अधिनियम प्रावधान, तो चार्टर 1813, 73, एक ऑफ 1858 और पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, ये है। और हमारा इसमें हम मिलान करेंगे तो हमारा यह हमारा कौन सा क्वेश्चन, हमारा 14 क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मिलान करने पे ए आएगा, ठीक है। ए का 2, ठीक है, ए का 2 है, बी का 4 है और बी का क्या है, बी का 4 हो जाएगा इस तरीके से। और ए का 2 है, बी का 4 है, सी का क्या है, सी का 3 है और डी का, ठीक है, डी का 1 है। इस तरीके से मिलान हो जाएगा, डी का 1 और ए का 2। चलिए 15 क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, पिट्स का इंडिया एक्ट जो अधिनियम था, पिट्स का इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी पीटी में भी आया हुआ है, कई बार पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1784 के तहत की गई थी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। 15 क्वेश्चन है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1757 और 1864 का जो 1764 का युद्ध हुआ था, 17 प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस प्रकार है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, और इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। और जो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, प्रमुख प्रावधान उसमें थे कंपनी के एकाधिकार पत्र के लिए 20 सालों के लिए बढ़ाना और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था 1813 के द्वारा। हमने पिछले क्वेश्चनों में भी ये चीज पढ़ी थी। और उससे चीन के साथ व्यापार और पूर्व देशों के साथ चाहे व्यापारिक संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए 17 क्वेश्चन हमारा है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया, किस एक्ट के द्वारा किया गया। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया, ठीक है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन से सीधे, क्योंकि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, तो यहाँ का शासन सीधा वहां से संबंधित कर दिया गया, क्राउन को सीधे स्थानांतरित कर दिया गया था भारत का शासन, ठीक है। चलिए डिटेल देखते हैं। 1858 के भारत सरकार नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर, क्योंकि पहले कंपनी का शासन होता था, छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट यानी सीधे वहां ब्रिटेन में सौंप दिया गया। और इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सरकार द्वारा मनोनीत होने थे, कितने 8, ठीक है। और शेष 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड और डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दो चीजें थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार क्या हुए, भारत सचिव को सौंप दिए गए थे, ठीक है, 1858 के एक्ट द्वारा। चलिए
नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो 18 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा बी। ठीक है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। और हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और कथन एक सही नहीं है इसलिए। ठीक है, सही नहीं है। और ये दूसरा वाला सही है क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसे कि क्राउन को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 19 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, और ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकते थे, यानी 6 महीने तक लागू रह सकते थे। 1861 के इंडिया एक्ट जो था उसके गवर्नर जनरल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, ये 6 महीने तक लागू रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 92 1800 या अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो हमारा 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस पर विषय पर कोई प्रस्ताव रखने तथा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। ठीक है, और सार्वजनिक हित में मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, मीडिया प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, कब पारित किए गए थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में पारित किए गए थे। ठीक है, और डिटेल देखते हैं। विधानों की दमनकारी नीतियां उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी पारित किया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, इसका बहुत आता है क्वेश्चन, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, याद कर लीजिए बिल्कुल इसे, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र, इसके तहत क्या किया था इसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कि बिना सरकार की इजाजत के कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता था अपनी मर्जी से, जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना की गई हो। ठीक है, अंग्रेजी सरकार की आलोचना की गई हो, तो दमनकारी नीतियों के द्वारा यह इन्होंने एक्ट लगाया था दमन करने के लिए भावनाओं का, उनके उसका। तो इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट जो था लॉर्ड मिंटो ने फिर लगाया था 1908 में, और इसको पारित किया था इसने, और इसके तहत किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का भी अधिकार कर लिया था उसने, लॉर्ड मिंटो ने। और उसने ये कहा था कि किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। ठीक है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद लोगों में जागरूकता फैल गई थी और वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो चुके थे। तो इन सब चीजों की वजह से इन्होंने इन सब नीतियों को लागू करने की कोशिश की और भारतीय भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। 22 क्वेश्चन है बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों नाम आपको याद रखने हैं। में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है, आईएएस पीसीएस हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों नाम याद करने हैं। तो कब उच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, और हमारा 22 का हमारा राइट आंसर है ये 1861 में। ठीक है, 1861 में तीनों जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 1861 में, लेकिन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी, और यही
राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये। अगर 62 आता है तो 62 ही लगाना है आपको, क्योंकि इसमें 62 नहीं है, सिर्फ 61 है, तो 61 सही रहेगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। 23 क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक कौन सा चला था? राइट आंसर हमारा है सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रावधान में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये जो कथन है इसे जरूर याद रखें, ये भी पूछ लेंगे। और यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने के शब्द कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। 24 क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 24 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हमारा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू का सुधार भी कहा जाता है इसे। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था उसका आधार बनी थी, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय पश्चिम 1900 का आधार बनी थी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड, ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू ये था भारत सचिव एडविन, ठीक है, एडविन भारत सचिव। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? हमारा राइट ऑप्शन है सी, 1919 के तहत, ठीक है, लागू की गई थी। और इस क्वेश्चन का हम डिटेल देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रेषित प्रस्ताव द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित हैं और भारत में द्वैध शासन का आरंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के 1919 के नाम से प्रारंभ किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। और इस अधिनियम में पहली बार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों का आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया, और इनमें हस्तांतरित जो थे विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया था, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही चले गए थे। दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में यह चलती रही, और केवल बंगाल में 1924 से 1927 के, और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह निलंबित रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? 27 का हमारा राइट आंसर है डी, संवैधानिक सुधार से संबंधित है चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय रही हैं, और कारण क्या है? सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों में प्रत्यायोजित किया गया, ठीक है। 29 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। सही तो दोनों, लेकिन स्पष्टीकरण उसका जो है वो सही नहीं है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा यदि प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 के द्वारा, और स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, भूमिकर प्रशासन, शांति व्यवस्था, कृषि आदि विषय प्रांतों को सौंप दिए गए, किंतु
प्रमुख कार्यकारी शक्तियां अभी गवर्नर जनरल के पास ही रही थी, ठीक है, और शासन का ढांचा एकात्मक ही बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे? 30 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हमारा ए। क्या सम्मिलित थे? एक संघ का प्रावधान सम्मिलित था और दूसरा सम्मिलित था प्रांतों को स्वायत्तता देना। 1935 के मुख्य बातें थी ये अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और संघात्मक सरकार की इसमें क्या था, इसके मेन पॉइंट है कुछ इसके 1935 का जो अधिनियम हुआ था। देखिए सर्वप्रथम क्या है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी पूछ लेगा कि क्वेश्चन मतलब आ जाएगा किसके द्वारा सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 है ये। और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय जो रियासत थे संघ में शामिल होना चाहते थे को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। जो भारतीय रियासतें थी उनको कुछ संघ में शामिल होना चाहते थे तो उनको मिलाकर बनाया गया। तब इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। जो द्वैध शासन था उसको, दोहरी शासन व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये है इसकी बड़ी बातें 1935 के अधिनियम द्वारा। और हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम द्वारा बहुत सारी चीजें ग्रहण की गई हैं ज्यों की त्यों। 31 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? 31 का हमारा राइट ऑप्शन है डी, साइमन कमीशन, ठीक है। किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। चलिए, और 1919 में प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाएगा। 10 वर्षों के बाद उसका क्या किया जाएगा? पुनरावलोकन किया जाएगा। 1927 से ही यह प्रक्रिया आरंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया था और सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट, ये गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे और अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे, ठीक है। 1921 से 31 से 32 तक गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो ये जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के सब क्या हुए थे? आधार बने थे। 32 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। तो क्या समाप्त किया था? 32 का राइट आंसर है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता स्वशासन का उपबंध था और दूसरा है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपरोक्त में से कौन से सही है? 33 का राइट आंसर है डी, तीनों ही बातें क्या है इसमें सही है, ठीक। और जो देखिए भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है और इसकी क्या मुख्य चीजें थी? संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता प्रदान करना और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ठीक है, और फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 34 क्वेश्चन हमारा 34 है, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट जो है क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 34 का हमारा राइट आंसर है, यह क्यों माना जाता है कि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है, ठीक है। एक प्रमुख स्रोत है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित बातों में से कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है? 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्र में 7 राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है। कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है? तो केंद्र में 7 राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन क्या है? इंजन नहीं है, ठीक है। एक जो है किसने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है।
और 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन उसमें नहीं है, वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये तो आप जानते हैं। और पंचशील की प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे। नेक्स्ट है 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? 37 का हमारा राइट आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। ठीक है, क्योंकि 1916 में भी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत गरम दल और नरम दल जो थे, जो 1907 में विभाजन हो गया था, उनका आपस में बट गए थे दो मतों में, तो उनका एकीकरण भी किया था तिलक द्वारा 1916 के लखनऊ समझौते में, लखनऊ अधिवेशन में। तो ये दूसरा है लखनऊ अधिवेशन 1936 में, यह बात जो है इस अधिवेशन को स्वीकार किया गया था 1935 को। ठीक है, अधिनियम को। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र। 38 का राइट आंसर ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार ने 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी इन्होंने। और शासन अपने ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था और इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी याद कर लीजिएगा 1935 में क्या क्या था? 14 तो इसमें भाग थे और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब हमारे कितने भाग हो गए हैं? 22 भाग हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्राष्ट्रीय अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो 39 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ठीक है, तो इसको 1950 में संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। और अनुदेश पत्र 1807 इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकप्रिय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो यह कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहीं से ली गई हैं, तो इसलिए इन्होंने ये चीज कही थी। और प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के प्रारूप का 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को किया गया और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत एक 1935 के अधिकांश प्रावधान का ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया और मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करना चाहता। ठीक है, और किसी से लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है, संविधान मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह कहा था इन्होंने। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूची में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 41 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, 1773 ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ। सी का क्या हो जाएगा? द्वैध शासन का प्रारंभ। और डी का हो जाएगा 1935 के नियम प्रदेशों में की स्वायत्ता के लिए प्रावधान। तो हमारे कंप्लीट हो गए 41 क्वेश्चन। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा
पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थापना की गई और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी और उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली थी। तो हमारे कंप्लीट हो गए ये क्वेश्चन 41 और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।